हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 3 फरवरी और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। आज का टॉपिक हम देखें उससे पहले हम देखेंगे कि 2 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इसको प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोगों में अवेयरनेस बढ़ा सकें अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स और इनके कंजर्वेशन को हम और ज्यादा प्रमोट कर सकें। This day also marks the adoption of Ramsar Convention on Wetlands in 1971। इसके साथ ही अगर हम इस वर्ष की थीम की बात करें तो इस वर्ष की वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और भारत में अभी हाल ही में 4 नए रामसर जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसर लिस्ट में शामिल किया गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में 89 साइट्स हैं रामसर वेटलैंड्स के अंतर्गत। करंट अफेयर सेशन की बात करें तो आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है ASER रिपोर्ट 2024 जो कि एजुकेशन से संबंधित है। देन इंडो लंकन अकॉर्ड देखेंगे। साथ ही इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ये जो ग्रुप है इससे अभी कुछ देश बाहर हुए हैं, ये देखेंगे। आई स्पॉट पोर्टल देखेंगे। नमदफा नेशनल पार्क काफी चर्चा में है, ये देखेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, हम देखेंगे कि इसका कारण क्या है और इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट जो इसरो के मिशंस और उनके लॉन्च व्हीकल्स हैं वो देखेंगे। साथ ही उनका सिग्निफिकेंस क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। हाल ही में सर्कुलर इकोनॉमी को लेके एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, वो देखेंगे। इकोनॉमिक सर्विस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। इसके साथ ही डियागो गार्सिया जो आइलैंड है ये चर्चा में रहा है और सीआरपीएफ के नए डीजी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसर रिपोर्ट 2024। यहाँ पर एसर रिपोर्ट 2024 से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द असर सर्वे इज कंडक्टेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सेकंड, द 2024 रिपोर्ट एक्सेस reading and arithmetic skills of children in both rural and urban areas. And third, the report evaluates foundational literacy and numeracy in children across 3 age groups. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है असर रिपोर्ट से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका ये करेक्ट है, जबकि फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। असर ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज किया जाता है बाय प्रथम एनजीओ एंड असर हैज बीन सर्वेइंग चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 since 2005 to track trends in school enrollment, attendance, and reading and arithmetic abilities. ASER reports are usually referred to by the government while formulating policies. आप ये ध्यान रखेंगे कि असर जो रिपोर्ट है ये कवर करता है रूरल स्कूल्स को, नॉट अर्बन एरियाज, and it focuses on the foundational literacy and numeracy covering 3 age groups. ये जो 3 ग्रुप्स हैं इनमें प्री प्राइमरी होता है 3 to 5 years, एलिमेंट्री 6 to 14 years, एंड देन ओल्डर चिल्ड्रन 15 to 16 years। इसमें जो यूथ्स का सर्वे है वो 4 पॉइंट्स पर किया जाता है। फर्स्ट में है बेसिक रीडिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश एबिलिटी। सेकेंड वन इज एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्किल्स टू एवरीडे कैलकुलेशंस। थर्ड, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग
written instructions and financial calculation that need to be done in real life. तो ये जो रिपोर्ट होती है ये यूज करती है 2011 का जो सेंसस का डाटा है, सेलेक्टिंग 30 विलेजेस पर डिस्ट्रिक्ट एंड 20 हाउस पर विलेज फॉर असेसमेंट। आपने देखा कि ये फोकस करता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे एंड ट्रैक्स लर्निंग आउटकम्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements are correct in respect of the Indo-Lankan Accord? So यहाँ पर भारत श्रीलंका समझौते के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडो लंकन अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन इंदिरा गांधी एंड रणसिंघे प्रेमदास। And second, the primary aim of the Indo-Lankan Accord was to resolve the Sri Lankan civil war and address Tamil grievances. And third, Liberation Tigers of Tamilelam, the militant group in Sri Lanka, opposed the accord. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, तो आपको बताना है इंडो लंकन अकॉर्ड से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो द इंडो लंकन अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट जे जयवर्धने ऑन 29th of July 1987. So Indira Gandhi had passed away in 1984 and Rana Singhe Premdas became Sri Lankan president only in 1989. So India and Sri Lanka are two South Asian nations situated in the Indian Ocean region. Geographically, Sri Lanka is located just off the southern coast of India, separated by the Palk Strait. And the Indian Ocean is a strategically important waterway for trade and military operations. And Sri Lanka's location at the crossroads of major shipping lanes make it a critical point of control for India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which three countries have withdrawn from the Economic Community of West African States in January 2025? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जनवरी 2025 में कौन से तीन देश हैं जिन्होंने पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का जो आर्थिक समुदाय है उससे बाहर हो गए हैं या फिर हट गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं नाइजीरिया, घाना एंड टोगो। सेकंड, सेनेगल, गिनी, लाइबेरिया या फिर माली, बुर्किनो फासो एंड नाइजर। फोर्थ, बेनिन, कोटे दियाइवर या फिर सियरा लियोन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो हाल ही में जो कंट्रीज इकोवास से बाहर हुई है ये है माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर। आप देख सकते हैं माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर हैव ऑफिशियली लेफ्ट इकोवास ड्यू टू डिप्लोमेटिक टेंशंस। सो इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स एंड इट वाज फाउंड इन 1975 टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। The citizens of ECOWAS can live, work, and move freely across member states. And after the withdrawal, ECOWAS now has 12 members. और ये members हैं बेनिन, कोबे वर्दे, कोटे दयाइवर, गैम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन एंड टोगो।
सो ये जो इकोवास है ये एक रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है 12 कंट्रीज का, और ये वेस्टर्न अफ्रीका में स्थित है। आपने देखा कि इसको फॉर्म किया गया था 1975 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institution has launched iSpot portal for reporting technical glitches? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस संस्थान ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए आई स्पॉट पोर्टल को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या फिर नीति आयोग। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आई स्पॉट पोर्टल को किस संस्था ने लॉन्च किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये लॉन्च किया है सेबी ने। आप देख सकते हैं सेबी लॉन्च्ड अ वेब बेस्ड पोर्टल कॉल्ड इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस फॉर सबमिटिंग रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट ऑन टेक्निकल ग्लिचेस। So it serves as a centralized repository to streamline reporting by stock exchanges and market infrastructure institutions. और इसका उद्देश्य है इम्प्रूव करना डाटा क्वालिटी, ट्रैक पास्ट ग्लिचेस एंड जनरेट सिस्टम रिपोर्ट्स फॉर बेटर कंप्लायंस मॉनिटरिंग। आपने देखा आई स्पॉट का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस, and this portal is set to go live on 3rd of February 2025, offering significant improvement in how glitches are reported and managed. सो सेबी की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये एक की रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट and promote market growth and also ensure fairness and transparency of the financial transactions. So initially इसको फॉर्म किया गया था 1988 में, then SEBI was given statutory power through the SEBI Act 1992. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is a national park that is part of the Himalayan biodiversity hotspot and the only one in the world to host all four big feline species, जिनमें शामिल है टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है और दुनिया का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो सभी चार बड़ी बिल्ली प्रजातियों, जिनमें शामिल है बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और धूमिल तेंदुआ की मेजबानी करता है। आपके ऑप्शंस हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमदफा नेशनल पार्क, या फिर नंदा देवी नेशनल पार्क। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये नेशनल पार्क है नमदफा नेशनल पार्क। आप देख सकते हैं नमदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, nestled between the Dafa Bum range of the Misami Hills and the Patkai range near the Indo-Myanmar China Tri-Junction. So the park is the only one globally to host all four big feline species: tiger, leopard, snow leopard, and clouded leopard. And it is home to other critically endangered species like the Namdafa flying squirrel. So the park spans subtropical to alpine climates, supporting diverse flora and fauna. And it harbors arboreal and nocturnal species like the Namdafa, flying squirrel, and unique mountain forests. So close proximity to international borders has
made it an ecological and strategic asset. So Namdapha ये जो नाम है, it is actually the name of a river that flows through the park and joins the Neodihang River. और आपने देखा कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो है सब ट्रॉपिकल। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसका जो एरिया है वो है 1985 स्क्वायर किलोमीटर। साथ ही आप इंपॉर्टेंट चीज एक ये ध्यान रखेंगे कि ये जो नमदफा नेशनल पार्क है, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। जो फर्स्ट थ्री हैं वो हैं हेमिश नेशनल पार्क इन लद्दाख, डिजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड गंगोत्री नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। नमदफा नेशनल पार्क को स्टैब्लिश किया गया था 1983 में और सेम ईयर में ही इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं अरुणाचल प्रदेश में, हम वो देख सकते हैं। वो है पाके टाइगर सेंचुरी, मॉलिंग नेशनल पार्क, कमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो यहाँ पर कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका एंड हैज अ स्मॉल कोस्ट लाइन अलोंग द अटलांटिक। एंड सेकेंड, द कटंगा प्लेट्यू इज the Katanga Plateau in the Democratic Republic of Congo is a rich mining region that supplies cobalt, copper, and diamonds. Then Uganda-backed rebels are currently in conflict with the state of Congo. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। So the Democratic Republic of Congo is facing intensified conflict as Rwanda-backed M23 rebels advance into key regions in the eastern part of the country, causing significant displacement and instability. So इस वजह से अभी जो DRC है ये काफी चर्चा में रहा है। So DRC is the second largest country in Africa and 11th largest in the world. And it has a small coastline along the Atlantic Ocean, making it one of the few landlocked-like countries with limited ocean access. And this country is bordered by the Republic of Congo, Central African Republic, South Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, the Cabinda exclave of Angola, and the South Atlantic Ocean. और इसकी कैपिटल है किनशासा और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। अगर हम डीआरसी की ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री इज ऑक्युपाइड बाय द कॉन्गो रिवर बेसिन और ये होम है टू द सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड विद द डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवरिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंट्री। ये मिनरल्स के लिए आपने देखा कि यहाँ पर मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे कि कोबाल्ट एंड कॉपर। इसके साथ ही अदर मिनरल्स में डायमंड, गोल्ड और मैग्नीज शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पर एक तरफ मिशन दिया गया है और दूसरी तरफ उसके लॉन्च व्हीकल्स का नाम दिया गया है। सो फर्स्ट वन इज Chandrayaan-3 launch vehicle GSLV। Second one is NVS-02 mission and launch vehicle है LV-M3 and M4।
Then Aditya L1 launch vehicle is PSLV C57 and Cartosat 2 series इसका लॉन्च व्हीकल है PSLV C37। और यहां पर आपसे करेक्ट पेयर्स पूछे जा रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें से करेक्टली मैच्ड पेयर कौन कौन से हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ जो पेयर है ये करेक्टली मैच्ड है, जबकि फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो चंद्रयान 3 का जो लॉन्च व्हीकल है वो है LV Mark 3 एंड Mark 4 एंड इट इज फर्स्ट सक्सेसफुल मून लैंडिंग ऑन द साउथ पोल लॉन्च्ड इन South Pole launched in 2023, and this mission made India the first country to land on the moon's South Pole successfully. So, it demonstrated ISRO's advancement in lunar exploration and soft landing technology. इसके साथ ही NVS-02 मिशन की बात करें तो उसका लॉन्च व्हीकल रहा है GSLV एंड इट इज द 100th लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। So the 100th launch from Sriharikota, या Satish Dhawan Space Center in 2024, carrying an advanced payload, and it highlights ISRO's progress in geosynchronous satellite launches. Next one is Aditya L1. इसका लॉन्च व्हीकल रहा है PSLV C57 और ये इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन रहा है जिसको लॉन्च किया गया था 2023 में। So Aditya L1 is India's first mission to study the sun and it is placed in L1 जिसे हम Lagrange point 1 कहते हैं orbit for uninterrupted solar observations. Last one is Cartosat 2 series. इसका लॉन्च व्हीकल रहा है PSLV C37 and it has a record of 104 satellites in a single launch और इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। So this mission set a world record for launching 104 satellites in a single flight. So ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है, उनको उनके लॉन्च व्हीकल और उनका क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where did Niti Aayog host the one-day national workshop on circular economy? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया है। आपके ऑप्शन हैं मुंबई महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान, न्यू दिल्ली दिल्ली या फिर बेंगलुरु कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया गया जयपुर राजस्थान में। आप देख सकते हैं A workshop was hosted by Niti Aayog in Jaipur, Rajasthan on 31st of January 2025. And it was focused on circular economy, particularly in the sectors of end-of-life vehicles and end-of-life tires. And the event was co-hosted by the Material Recycling Association of India. So नीति आयोग होस्ट रहा है इस वर्कशॉप का एंड नीति आयोग इज द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट जिसका उद्देश्य है टू फोस्टर इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स इन वेरियस सेक्टर्स। इसके साथ ही को होस्ट MRAI की बात करें तो ये एक लीडिंग एसोसिएशन है वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। So it focuses on creating policies that support recycling, waste management, and circular economy practices. So हम बात करते हैं कि circular economy क्या होता है। So circular economy is an economy where products are designed for durability, reuse, and recyclability. Thus, almost everything can be reused, remanufactured, and recycled as raw material or used as an energy source.
तो सर्कुलर इकोनॉमी में जो 6R का कॉन्सेप्ट है ये यूज किया जाता है, जहां पर 6R डिनोट करते हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफर्बिशमेंट, रिकवर एंड रिपेयरिंग को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the Economic Survey 2024 and 25, what is the year-on-year growth of gross foreign direct investment inflows in the first 8 months of the financial year 2025 compared to the same period in financial year 2024? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के पहले 8 महीनों में जो वित्त वर्ष 24 की अवधि है उसकी तुलना में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर क्या रही है? आपके ऑप्शंस हैं 12.5%, 15.3%, 17.9% या फिर 20.4%। तो यहाँ पर आपसे एफडीआई का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये ग्रोथ रेट है 17.9%। आप देख सकते हैं ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज इन अप्रैल टू नवंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 reached 55.6 billion US dollar, up from the 47.2 billion US dollar in the same period of financial year 2024. So this marks an year-on-year increase of 17.9%. So, despite global uncertainties, India continues to attract foreign investments due to strong economic fundamentals and investor friendly policies. So, repatriation and disinvestment have also increased with the foreign companies realizing returns from previous investments. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Diego Garcia Island, that was recently seen in the news, is located in which ocean? यहाँ पर आपसे डियागो गार्सिया जो द्वीप है वो हाल ही में चर्चा में रहा, उससे संबंधित आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो द्वीप है ये किस महासागर में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन या फिर आर्कटिक ओशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये स्थित है इंडियन ओशन में। आप देख सकते हैं So recently, 15 Tamil Nadu fishermen were reportedly detained near Diego Garcia in the British Indian Ocean Territory for crossing the maritime border. So इस आइलैंड की बात करें तो ये एक कोरल अटॉल है, द लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट आइलैंड इन द चैगोस आर्कीपेलागो, सेंट्रल इंडियन ओशन। और ये कवर करता है 44 स्क्वायर किलोमीटर विद अ वी शेप्ड के एंड एन ओपन लगून। So, in 1965, it was separated from Mauritius as part of the newly created British Indian Ocean Territory. And then UK leased Diego Garcia to the US in 1966 for a military base, displacing its inhabitants. So now, Diego Garcia is the United States' major geostrategic and logistics support base in the Indian Ocean. यहाँ पे लिविंग लाइफ की बात करें तो देयर इज नो परमानेंट पॉपुलेशन ऑन डियागो गार्सिया, ऑल्दो सम 4000 यूएस एंड ब्रिटिश मिलिट्री एंड कॉन्ट्रैक्ट सिविलियन पर्सनल आर स्टेशन्ड ऑन द अटॉल। सो यहाँ पर कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed DG of the Central Reserve Police Force recently? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह,
अखिलेश सिन्हा, दीपक कुमार या फिर रविदीप सिंह? आपको बताना है हाल ही में सीआरपीएफ के डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये नियुक्त किए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आप देख सकते हैं Assam Police Chief Gyanendra Pratap Singh is appointed as the Director General of the Central Reserve Police Force. सो सीआरपीएफ की बात करें तो ये इंडिया की प्रीमियर सेंट्रल पुलिस फोर्स है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इट इंश्योर्स इंटरनल सिक्योरिटी। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1939 में एज द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस ड्यूरिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट इन प्रिंसली स्टेट्स and it became the Central Reserve Police Force on the enactment of the CRPF Act on 28th of December 1949। सो ड्यूटीज की बात करें कि सीआरपीएफ के द्वारा कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म की जाती हैं तो वो है क्राउड कंट्रोल एंड रॉयट कंट्रोल, देन काउंटर मिलिटेंसी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस एंड आल्सो डील विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ये कोऑर्डिनेट करता है लार्ज स्केल पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनको, एंड इट ऑल्सो गिव प्रोटेक्शन टू द वीआईपीज एंड वाइटल इंस्टॉलेशंस। They also participate in the UN peacekeeping missions and rescue and relief operations at the time of natural calamities. So CRPF की ये कुछ मेजर ड्यूटीज होती हैं। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।